नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम बात कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर में आर्टिकल्स की। आर्टिकल का पार्ट 1 हमने पूरा किया, पार्ट 2 भी पूरा कर लिया। पार्ट 2 के अंदर अपना जो आर्टिकल चल रहा था वो था आपका THE द। इससे पहले पार्ट 1 में हमने A और N पूरा किया, वो वहां पर कंप्लीट हो गया था। लेकिन THE है, इसके अंदर आगे के सेक्शन है वो हमें वहां पर पढ़ने थे। तो उन्हीं चीजों को अपन बिना किसी पॉइंट के नंबरिंग के सीधा सीधा पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। अब समझिएगा जरा, यहां पर हमें जनरली ये कहा जाता है कि कोई भी आपका माउंटेन है, माउंटेन का मतलब यहां किससे लिया जाएगा? किसी भी पर्वत से लिया जाएगा, या फिर कोई आपका पीक है। पीक का मतलब आपका कोई शिखर है या चोटी है, जिसे आप अदर वर्ड्स में कहना चाहें तो बता दीजिए इसे क्या कहा जाएगा? आपका पिनेकल कह दिया जाएगा, ठीक है। और या फिर आप इसे टॉप, शिखर या शीर्ष के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर? अगर ऐसा सिलसिला आपके पास में आता है तो इनके पहले आपको आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इनके पहले आर्टिकल अप्लाई नहीं होता है। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैं कहूं आपका कि आपने टर्म लिया यहां पर माउंट आबू, या फिर आपका टर्म यहां पर है माउंट एवरेस्ट, या फिर अपने पास में टर्म हो सकता है आपका वहां पर माउंट के साथ में नाम जोड़ दिया गया आपने लोकली रघुनाथगढ़, या फिर ऐसे टर्म आ सकते हैं, जैसे हर्ष का पहाड़ हो सकता है, गुरु शिखर हो सकता है, कंचनजंगा हो सकता है, शेर हो सकता है, जरगा हो सकता है, वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनके पहले मुझे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। अब आपका एक सवाल आपके माइंड में घूम रहा होगा कि सर हमने तो सुन रखा है कि आपका पर्वतों के नाम से पहले आर्टिकल लगाया जाता है। तो दोस्तों आपने जो सुन रखा है उस नॉलेज में थोड़ा ऐड कीजिए। यहां नहीं है, वो यहां नहीं लगेगा, वो कहां लगेगा उस चीज को आपको चेक करना है। आपका जो पैटर्न लगना है वो माउंटेन या पर्वत के नाम से पहले नहीं आएगा। यहां जो चीज मैंने आपको बताई, देखिए क्या है आपका, जैसे अपने पास माउंटेन है, पीक है, पिनिकल है, टॉप है, ठीक है, या फिर कोई आपका हिल, पहाड़ी हो सकती है, इनके नाम से पहले नहीं लगता है, बल्कि लगेगा तो कहां लगेगा आपका, वो आपको सोचना है। अपने पास में कोई माउंटेन सीरीज आ जाए, क्या आ जाए? कोई माउंटेन सीरीज आ जाए, या फिर आपका कोई माउंटेन रेंज आ जाए, या फिर आपका कोई माउंटेन चेन आ जाए। मतलब पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, या पर्वत श्रेणी है। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उनके पहले हम किसका यूज करते हैं आपका वहां पर? उनके पहले किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। अब ये हो कौन कौन से सकते हैं, इनको अपन यहां लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर टर्म डाला आपका अरावली, अरावली पर्वतमाला, या फिर मैंने आपके लिए लिखा यहां विंध्याचल, विंध्याचल, या फिर मैंने लिखा यहां पर आपका अल्पस या अल्पस, या फिर टर्म आ सकता है आपका एंडीज, या फिर इसमें शब्द हो सकता है आपका रॉकीज, या फिर इसमें टर्म आ सकता है आपके लिए हिमालयाज, हिमालयाज। अब ये सारे पर्वत नहीं बल्कि पर्वत श्रेणियां हैं, या पर्वत श्रृंखलाएं हैं, या पर्वत श्रेणियां हैं, जिनमें 3 या 3 से ज्यादा चोटियों की बात की जाती है, उनको वहां बताया जाता है। अगर ये सेंस आपके समक्ष आ रहा होता है तो इनके पहले हम जिनका इस्तेमाल करेंगे वो बता दीजिए वो कौन सा पैटर्न रहेगा? आपका दा का पैटर्न रहेगा। इन सब के पहले हम क्या लगा देंगे? आपका दा लगा देंगे। क्लियर? अब ये जो पैटर्न आपके पास आ रहा है वो माउंटेन से हटकर है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि अगर अकेला माउंटेन आ गया, अकेला पीक या पिनेकल या टॉप या हिल आया तो आर्टिकल
नहीं लगेगा। और दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि अगर आपके पास में कोई माउंटेन सीरीज है, रेंज है या फिर आपका चेन है तो उसके पहले दा लग जाएगा। अगली बात देखिए जरा, इसमें ये कुछ आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास में कोई मेटल है, मेटल का मतलब धातु, और आपसे ये पूछा जाए कि क्या मेटल के नाम से पहले आर्टिकल लगता है, तो आपका जवाब ये रहेगा हां जी लगता भी है, ना जी नहीं लगता है। दोनों आंसर्स आपको पता होने चाहिए। अब ये किस तरीके से डील होगा वो देखिएगा। अगर मेरा मेनर है वो जेनेरिक है, जेनेरिक को मैं दूसरे वर्ड में क्या कह सकता हूं, आपका जनरल है। तीसरे वर्ड में क्या कह सकता हूं, आपका ऑर्डिनरी है, या फिर आपका नॉर्मल है, या फिर आपका वहां पर कॉमन है, मतलब सामान्य स्तर है, ठीक है, जनरल लेवल है, तो वहां पर हमें आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब किस तरीके से नहीं होती है इसको परखिए। इसका एक एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा। मैं यहां लिखता हूं ब्लैंक स्पेस, गोल्ड इज ए हैवी मेटल, गोल्ड इज ए हैवी मेटल, यानी सोना एक भारी धातु है। अब इसको चेंज कर देते हैं, ये लीजिए थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं इसे आपका, क्योंकि भारी धातु के अंदर आप शामिल कर लेंगे आयरन को भी शामिल कर लेंगे, तो इस कंफ्यूजन को ही दूर कर देता हूं। मैं कहता हूं गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, यानी सोना एक महंगी धातु है। भाई भारी वाले में तो इससे भारी आपका आयरन भी हो सकता है, तो वो तो एक साइंटिफिकली लॉजिक नहीं बनेगा। तो अपन ऐसा लेते हैं कि सोना एक महंगी धातु है। तो आप ही बताइए सोना महंगा कहां है, केवल भारतवर्ष में है या समूचे विश्व में है? समूचे विश्व में है। तो ये फैक्टर कौन सा आपका कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर जब आएगा तो उसके पहले आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इसी चीज को आप चेंज करके देखिए जरा। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में मेटल दिया जाए और वो जेनेरिक की बजाय क्या हो जाता है, आपका स्पेसिफिक हो जाता है, या फिर जनरल की बजाय क्या रहता है, आपका स्पेशल रहता है, या ऑर्डिनरी की बजाय वो टर्म किस में जाता है, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चला जाता है, या फिर नॉर्मल की बजाय वो टर्म अपना किस में आना चाहिए, एबनॉर्मल में आना चाहिए, या फिर अपना कॉमन है, कॉमन की बजाय वो किस में चला जाएगा, आपका अनकॉमन में चला जाएगा। क्लियर? अर्थात ये कुछ स्पेशल हो जाएगा, कुछ हटकर आपका लिया जाएगा। तो ऐसे सेंस के अंदर इनके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे डेफिनेट, और कौन सा लगेगा, आपका दा लग जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल यहां पर क्रिएट करते हैं जिससे पता चलेगा कि इसमें दा लगा तो कैसे लगा। अगर मैं यहां लिखता हूं ब्लैंक स्पेस, इसी सेंटेंस को चेंज करके, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज इन डिमांड, कि दक्षिण अफ्रीका का सोना है उसकी काफी ज्यादा मांग है, ठीक है। अब ये जो पैटर्न आपके पास आ रहा है, इस पैटर्न में आप चेक करो, अपने पास गोल्ड क्या है, मेटल है, गोल्ड मेटल तो यहां भी था, लेकिन अब ये तो कॉमन में था ऊपर, तो नीचे ये कौन से सोने की, कौन से स्वर्ण धातु की बात कर रहे हैं, जो दक्षिणी अफ्रीका का है। मतलब ये एक पर्टिकुलर हो गया, एक खास किस्म का, एक विशेष प्रकार का, किसी खास इलाके से संबंध रखने वाला, किसी खास क्षेत्र से संबंध रखने वाला हो गया। तो वहां वाले पार्ट में हम किसका यूज कर लेंगे, आपका दा का यूज कर लेंगे। क्लियर? अब ये चेक करिएगा, मेटल में जनरल अलग है और स्पेशल आपका अलग रहेगा, ठीक है ना। अब अगले पे चलते हैं अपन, इसी से जुड़ा हुआ एक अपना पैटर्न और लेते हैं। अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया जाता है, बताइए क्या दिया जाता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में इसे कहा जाएगा
भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ा जाएगा इसे? आपका भाववाचक संज्ञा पढ़ा जाएगा। और भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जैसे हम चाहकर भी क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, अर्थात छू नहीं सकते आपका, और चाहकर भी हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे कुछ शब्द मैं आपके लिए लिख देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप टर्म लेते हैं ब्यूटी, यानी सुंदरता का वर्ड इसमें शामिल हो सकता है, या फिर आप वर्ड लेते हैं विजडम, बुद्धिमता का शब्द इसमें शामिल किया जा सकता है, या फिर आपका ट्रुथ यानी सच्चाई का वर्ड इसमें शामिल किया जा सकता है, या फिर आपका ऑनेस्टी ईमानदारी का वर्ड इसमें शामिल किया जा सकता है, या फिर आपका डिसऑनेस्टी अर्थात बेईमानी का शब्द भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अब ये जो टर्म आपके पास आ रहे हैं, ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं? आपका वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर भी वही पैटर्न चलेगा जो पैटर्न आपका किस में चल रहा था, वहां पर आपके पहले वाले मेटल में चल रहा था। सेम का सेम तरीका यहां पर रहेगा। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे जनरल मैनर में काम आता है, अब वो सारे शब्द दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे आपका जनरल तरीके से काम में लिया जाता है, सामान्य तरीके से काम में लिया जाता है, तो इसमें आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल हमें बनाना पड़ेगा। अगर अपन ऐसा लिखते हैं, ब्लैंक स्पेस, ऑनेस्टी is the बेस्ट पॉलिसी। मीनिंग क्या निकला इसका? गौर करिए जरा कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। तो ये जो ऑनेस्टी वर्ड आपको मिल रहा है, ये वर्ड कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी आपका भाववाचक संज्ञा है। क्लियर हो गया? अब ये जो ऑनेस्टी भाववाचक संज्ञा आपके पास आ रहा है, इसमें ये ईमानदारी सर्वोत्तम नीति किसी एक जगह विशेष की है या समूचे ब्रह्मांड की है, समूचे विश्व की है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की है कि भाई कहीं पर भी कोई ईमानदार व्यक्ति होता है उसे इज्जत ज्यादा मिलती है, सम्मान ज्यादा मिलता है। तो यहां ये जो ऑनेस्टी का पैटर्न आ रहा है, ये ऑनेस्टी वाला हिस्सा है, ये किस में चला जाएगा? आपका जनरल में। और जनरल में आते ही इसमें हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दा तो दूर की बात, अपन ए और एन का यूज भी इसके अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसी टर्म को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपके समक्ष ये लिखता हूं कि मेरा मैनर है जनरल की बजाय कैसा होता है? स्पेशल होता है, या दूसरे शब्दों में मैं इतना लिख दूं आपके लिए, कुछ पर्टिकुलर होता है, अर्थात किसी खास स्थिति को वहां पर बताया जाता है या बताना होता है। तो इस टर्म के लिए भी मुझे वहां पर आपका आर्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा, और इस बार आर्टिकल अप्लाई होगा और आर्टिकल यहां क्या लग जाएगा? आपका दा लग जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, और यही जो सेंटेंस है उसका मॉड्यूलेशन में इसके अंदर आपको दे दूंगा। देखिए जरा, मैंने ये लिखा यहां पर ब्लैंक स्पेस, फिर ये टर्म आया आपका ऑनेस्टी ऑफ द किंग हरिश्चंद्र is quite remarkable, is quite remarkable। क्या बताया गया इसमें कि राजा हरिश्चंद्र की जो ईमानदारी है वो काफी ज्यादा उल्लेखनीय है, या काफी ज्यादा मेमोराइजेशन वाली, या फिर मेमोरेबल है। आपका मतलब याददाश्त में रखने के लिए है, याद रखने के लिए है। तो यहां पर अपना जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा बना? आपका ऑनेस्टी बना। यहां पर भी ऑनेस्टी था, लेकिन ये ऑनेस्टी कॉमन है, और नीचे जो आपका ऑनेस्टी आया ये दोस्तों कॉमन नहीं है। ये जो टर्म आपको देखने को मिला, ये टर्म कैसा है? आपका वहां पर किसी खास व्यक्ति का है जिसका नाम क्या है? आपका हरिश्चंद्र है। तो ये जनरल हो गया या पर्टिकुलर हो गया? पर्टिकुलर किसी खास का हो गया, और खास का लेते ही इसके पहले हमारा आर्टिकल क्या जुड़ जाएगा? दा। देखो शब्द वही है, यहीं पर ऑनेस्टी है और यहीं पर भी ऑनेस्टी है, लेकिन ये कॉमन वे में है और ये किसी पर्टिकुलर वे में किसी खास तरीके से आपका लिया जाता है। अब अगले पैटर्न में आएंगे। आपसे जनरली किसी फंक्शन के बारे में पूछ लिया जाए, किसी एक्शन के बारे में पूछ लिया जाए,
जैसे आप ये मान के चलिए कि कोई आपको ये कहे कि आपको किसी एक्शन या किसी कार्य को फिनिश करना है, उसे खत्म करना है, तो उसके लिए आपके पास में दो प्रकार के पर्पस होंगे। पहला जो अपना पर्पस होता है उसे पढ़ा जाता है प्राइमरी पर्पस, प्राथमिक उद्देश्य, अर्थात जिस काम के लिए उसे किया जाता है, जिस उद्देश्य के लिए उसे किया जाता है, उसी निहित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उस निहित उद्देश्य का अर्जन करने के लिए अगर आप काम में लेते हैं तो वहां पर हमें आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि जो उद्देश्य होता उसे छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य को फॉलो किया जाए, किसी अन्य उद्देश्य को वहां पर आपका अनुसरित किया जाए, तो ऐसा जो टर्म आपके पास आता है उस टर्म के प्रति हम यहां पर एक चीज काम में लेंगे और उसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका द पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब चेक करिए जरा, प्राइमरी पर्पस में आर्टिकल नहीं आएगा, सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल आएगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मामला है, क्या माजरा है, इसे थ्रू एग्जांपल आप सीखने की कोशिश करना। जैसे मैं ये कहता हूं आपका आई वेंट टू ब्लैंक स्पेस टेम्पल फॉर वर्शिपिंग, मीनिंग क्या निकला कि मैं टेम्पल या मंदिर गया पूजा अर्चना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, हमारे इष्ट देवता के दर्शन करने के लिए, जो भी। यहां पर आपका मंदिर का जो प्राथमिक कार्य है वो आप बता सकते हैं कि मंदिर में श्रद्धालु, दर्शनार्थी, जो भक्तगण जाते हैं, क्यों जाते हैं? पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी पर्पस है, प्राथमिक उद्देश्य, तो इसके पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं अब इसी सेंटेंस को मॉड्यूलेशन देना चाहूंगा, सेम सेंटेंस को चेंज करना चाहूंगा, और मैंने यहां पर ऐसा लिखा होता आई वेंट टू ब्लैंक स्पेस टेम्पल टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड, कि मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए कहां पहुंच गया? मंदिर पहुंच गया। अब भी अगला कहां जा रहा बताओ? देखिए आपका मंदिर ही जा रहा है, लेकिन मंदिर में जो काम होता है पूजा अर्चना वाला, पूजा पाठ वाला, वो काम यहां पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां सीधा सीधा मुझे क्या समझना है कि मैं अपने पुराने दोस्त से, पुराने मित्र से मिलने चला गया। इसका मतलब ये प्राइमरी पर्पस है या सेकेंडरी पर्पस है? ये मेरा प्राइमरी पर्पस है या सेकेंडरी पर्पस है? ये मेरा सेकेंडरी पर्पस है, और सेकेंडरी होते ही ये यहां पर क्या ले लेगा? द ले लेगा। जैसे मैं कहता हूं कि मैं कॉलेज में जाता हूं तो पढ़ाने के लिए जाता हूं, ये मेरा प्राइमरी पर्पस है। कॉलेज में जो बच्चे आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, ये उनका प्राइमरी पर्पस है। लेकिन कॉलेज में अगर मैं किसी से मिलने जाता हूं तो ये मेरा सेकेंडरी पर्पस है। और अगर कॉलेज में जो बच्चे आते हैं वो किसी दूसरे काम के लिए आते हैं पढ़ाई के अलावा, चाहे वो नॉन एकेडमिक में कोई सा भी अन्य काम हो सकता है, वो उनका सेकेंडरी पर्पस है, वहां क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। किसी जेल में किसी कैदी को डाला जाता है सुधारने के लिए, तो वहां पर आपका कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन आप जेल में किसी कैदी या बंदी से मिलने चले जाते हैं तो वहां पर उसके पहले क्या लग जाएगा? आपका द लग जाएगा। तो यह आपको सीखना है कि किसी भी एक्शन को फिनिश करने के लिए प्राइमरी पर्पस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और सेकेंडरी पर्पस में उसमें आर्टिकल क्या लगेगा? आपका द लग जाएगा। ठीक है, फिर अगली चीज पे अपन चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जरा अगला टर्म अपने पास में क्या रहेगा। अगर मुझे कभी भी डिग्री के नाम से आर्टिकल पूछा जाए तो मुझे इस डिग्री को ध्यान रखना है, और ये डिग्री मेरे पास कौन सा है? आपका कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री को हम हिंदी में पढ़ना चाहें तो बता दीजिए, इसे क्या कहा जाएगा? आपका तुलनात्मक स्तर कहा जाएगा। और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर अपना ये जो टर्मिनोलॉजिकल पार्ट आता है, पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन लीजिएगा, इसकी पहचान लीजिएगा कि इसकी पहचान क्या क्या होती है। कंपैरेटिव डिग्री में
जो हमारा रूट फॉर्म होता है, जड़वत रूप होता है, जिसमें आर जुड़ जाए, ई आर जुड़ जाए, आई ई आर जुड़ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्मॉल है तो स्मॉल का आपने क्या बना दिया, स्मॉलर बना दिया, या फिर हैवी है तो हैवी का आपने क्या बना दिया, हैवियर बना दिया, लाइक दैट। ऐसा बहुत सारे होते हैं आपके। और या फिर इसमें क्या हो सकता है कि आपके पास में पहले मोर आ जाए और मोर के साथ में क्या जुड़ जाए, आपका रूट फॉर्म जुड़ जाए। जैसे ये मान के चलिए हमें मोर दिया जाए और मोर के साथ में अगला यहां पर टर्म डाल देता है इंपॉर्टेंट, या फिर ये कहा जाए कि मोर क्यूरियस, ऐसा भी तो इसमें हो सकता है। अब जैसे रूट फॉर्म के साथ आर है, ई आर है, या आई ई आर है, या फिर रूट फॉर्म के पहले क्या है आपका मोर है, ये जो टर्म आ रहा है ये सारा कंपैरेटिव में जाता है। अब मेरा सवाल आप दोस्तों से यह है कि अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री मिलता है तो कंपैरेटिव डिग्री है उसके पहले आर्टिकल अप्लाई होता है या फिर नहीं होता है। सवाल यह है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल लगता है या फिर नहीं लगता है। तो दोस्तों इसका जवाब यह रहेगा कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल लगता भी है और नहीं भी लगता। कब तो लगता और कब नहीं लगता उसके लिए हमें एक एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। यहां पर पहला एग्जांपल हम ये लेते हैं, राज इज ब्लैंक स्पेस फाइनर देन आर्यन। अब पहले तो मुझे यह पहचानना पड़ेगा इसमें कंपैरेटिव है या नहीं है। तो देखो यहां पर फाइनर, फिर यहां देखो आपका देन। अब फाइनर बना कहां से वो आपको पता होना चाहिए। मेरा पॉजिटिव डिग्री वर्ड यहां पर क्या है आपका फाइन है, इसका कंपैरेटिव डिग्री वर्ड में लूंगा तो क्या बनेगा फाइनर बनेगा, और इसका सुपरलेटिव डिग्री वर्ड में लूंगा तो बताइए यहां पर क्या बनेगा आपका फाइनेस्ट बनेगा। बन गया ना आपका, फाइन है, फाइनर है और फाइनेस्ट है। तो ये फाइनर कंपैरेटिव है, दूसरा पहचान का वर्ड देन भी आ गया। अब यहां किसकी तुलना किससे हो रही है, इस राज नामक लड़के की तुलना आर्यन नामक लड़के से की जा रही है। ठीक, अब ये राज संख्यात्मक आधार पर 1 है और आर्यन संख्यात्मक आधार पर 1 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से लेकर जाऊं तो राज यहां पर नाउन का काम कर रहा है और ये आर्यन है, ये भी यहां पर आपका नाउन का काम कर रहा है। अब आपको समझना क्या है, यदि कंपैरेटिव डिग्री में एक जने की तुलना, एक ऑब्जेक्ट की तुलना किसी अन्य ऑब्जेक्ट से की जाती है, या तो दोनों नाउन होते हैं जैसे यहां दिए गए, या फिर दोनों प्रोनाउन होते हैं जैसे ही और शी कर दिया आपका, या एक साइड नाउन होता है और एक साइड प्रोनाउन होता है। ठीक है, लेकिन एक की तुलना एक से होनी चाहिए, या तो दोनों नाउन होने चाहिए, या फिर आपका दोनों प्रोनाउन होने चाहिए, या फिर एक नाउन और एक प्रोनाउन होना चाहिए। इन तीन स्थितियों में से एक स्थिति के साथ में एक इकाई की तुलना अन्य एक इकाई से की जाए तो ऐसी स्थिति में आपके कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल अप्लाई नहीं होता है, आर्टिकल अप्लाई नहीं होता है। अब अगली चीज आपको यहां सीखनी है कि अगर मैं कहता हूं कि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में मुझे दूसरा वहां पर एग्जांपल लेना पड़े और उसी सेंटेंस को मॉड्यूल करते हैं अपन कि राज इज ब्लैंक स्पेस फाइनर ऑफ द टू। राज इज ब्लैंक स्पेस फाइनर ऑफ द टू, कि राज है उन दोनों में ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर आपको डिग्री पहचाननी है तो फाइन वाला तो मैं आपको लिखवा ही चुका हूं, वहां पर भाई फाइनर आ गया, कंपैरेटिव बन गया। तुलना ढूंढ लीजिए, राज की तुलना किससे है आपका ऑफ द टू से है। क्लियर आपका, यहां तक कोई इश्यू नहीं बना ना। अब यहां राज है वो इस इकाई के आधार पर कितना है आपका 1 है। अब आपको भले ही यहां पर 2 लग रहे होंगे, ये 2 लग रहे हैं ना, एक्चुअल में 2 नहीं है, ये यहां पर आपका 1 ही है, क्योंकि ऑफ द टू के अंदर
पहले से इसमें कौन शामिल है? एक तो आपका राज शामिल है और राज के साथ में कोई एक और शामिल है। पहले से राज शामिल है और राज के अलावा इसके अंदर एक जना और शामिल है। अगर ये स्थिति आपकी बनती है तो यहां पर इस सिचुएशन के अंदर आपको सीखना क्या है कि एक की तुलना एक से ही हो रही है। लेकिन पिछली बार मैंने क्या बताया था, या तो दोनों साइड नाउन होना चाहिए या फिर दोनों साइड प्रोनाउन होना चाहिए या एक साइड नाउन और एक साइड प्रोनाउन होना चाहिए, तभी तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं हो सकता है। क्लियर कट बात है ना आपकी। तो अगला मुझे बोलना क्या चाह रहा है उस चीज को मुझे समझना पड़ेगा। अब ये स्थिति जो आपकी बन रही है ना, इस स्थिति में सीधी सीधी आपकी डायरेक्शन आपको चाहिए और ये डायरेक्शन ये है कि पहले वाले में हमें दोनों साइड में नाउन मिल रहा था, अगर ये ना हो तो यहां पर दोनों साइड प्रोनाउन हो सकता है, ये भी ना हो तो एक साइड नाउन और एक साइड प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन इस बार एक साइड तो मेरे पास नाउन आ रहा है, दूसरी साइड ना तो नाउन है ना ही मेरे पास में प्रोनाउन है। ठीक है, मतलब उस इकाई का बोध ढंग से करवाया ही नहीं गया। और वैसे भी आप सीधा ये याद रखिएगा, अगर कंपैरेटिव डिग्री देते हुए आपको ऑफ द टू दिया जाए, चाहे सेंटेंस के लास्ट में दिया जाता है या फिर आपका सेंटेंस के फर्स्ट में दिया जाता है, अगर ये सिचुएशन आती है तो इसके पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आपका दा का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसके पहले हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? आपका दा का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कंपैरेटिव के पहले एक साइड में, जैसे यहां हमने पढ़ा तो आर्टिकल नहीं लग रहा था, फिर हम यहां पढ़ रहे हैं तो आपका आर्टिकल लग रहा है। अब इसी स्थिति को आगे बढ़ाते हैं और यहां चेक करते हैं, आपका कंपैरेटिव के अंदर ही चल रहे हैं अभी, इसमें भी एक फेज आपका और बचता है। जैसे मैंने ये लिखा, ब्लैंक स्पेस मोर we get, comma, blank space, more we want। इसके मायने क्या निकले कि जितना ज्यादा हम प्राप्त करते हैं उतना ही ज्यादा हमें चाहिए होता है। जितना ज्यादा हम प्राप्त करते हैं उतना ही ज्यादा हमें चाहिए होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा सेंटेंस तो एक है, पूरा यहां से लेके यहां तक, ये लास्ट तक मेरे पास में एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री एक बार नहीं बल्कि आपका 2 बार आई है। अब जरूरी नहीं है कि दोनों साइड मोर आए, दोनों साइड ER आ सकता है, दोनों साइड R आ सकता है, दोनों साइड IER आ सकता है, एक साइड मोर आ सकता है, एक साइड ER आ सकता है, पहली साइड ER आ सकता है, अगली साइड मोर आ सकता है। सेंटेंस एक होना चाहिए, उसके क्लोजेस 2 होने चाहिए, दोनों क्लोजेस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो आप वहां पर दोनों ही साइड्स में क्या लगाएंगे? आपका दा लगाएंगे। दोनों ही साइड्स में ऐसा होगा। क्यों ना इसका एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं आपका अपनी तसल्ली के लिए। ब्लैंक स्पेस हायर यू गो, कॉमा, और फिर यहां पर इसमें अपन क्या करते हैं? दूसरा कंपैरेटिव, हार्डर टू ब्रीथ। अब चेक करिएगा, जितना ऊंचाई पर आप जाते हैं उतना ही आपके लिए मुश्किल होता है सांस लेना या फिर ऑक्सीजन प्राप्त करना। अब इसको चेक करें जरा। यहां पर अपने पास में मेरा पूरा सेंटेंस है, वो यहां से चालू हुआ और खत्म कहां हो रहा है इसको भी आप देख लीजिए। खत्म आपका यहां पर हो रहा है ब्रीथ तक। हायर है वो कैसे बना? जैसे पॉजिटिव में हम इसे क्या पढ़ते हैं? आपका हाई पढ़ते हैं। कंपैरेटिव में क्या पढ़ा जाएगा? आपका हायर पढ़ा जाएगा। और सुपरलेटिव पार्ट में हम लेते हैं तो क्या रहेगा? हाईएस्ट रहेगा। फिर हम यहां पर लेते हैं आपका हार्ड। पॉजिटिव में हार्ड है, कंपैरेटिव में जो टर्म आता है उसे अपन क्या पढ़ते हैं? हार्डर पढ़ते हैं।
और सुपरलेटिव पार्ट में अपन लेते हैं तो वो वहां पर क्या बनता है आपका, हार्डेस्ट बनता है। तो हाई, हाइयर, हाईएस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ठीक है, अब यहां पर तीनों डिग्रीज मैंने दोनों की बता दी हैं, लेकिन आप चेक करें, यहां हाइयर है मतलब ईआर के साथ कंपेरेटिव है, यहां हार्डर है मतलब ईआर के साथ इधर भी क्या है आपका, कंपेरेटिव है। अगर दोनों साइड कंपेरेटिव होता है तो दोनों ही साइड क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। ये हल्की सी चीज अपने पास ऐसी है जिसे रिपीट किया जा सकता है। देखिए हमने सीखा क्या है इसमें आपका, यहां पर तीन तरीके के मैनर अपने पास में आए। पहला तो ये कि अगर कंपैरेटिव डिग्री देते हुए एक नाउन की तुलना दूसरी नाउन से हो, एक प्रोनाउन की तुलना दूसरे प्रोनाउन से हो, या एक नाउन की तुलना प्रोनाउन से हो, या एक प्रोनाउन की तुलना अगली नाउन से हो, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अगली बात जो हमने सीखी वो ये है, इसमें अगर हमें ऑफ द टू दिया जाए, चाहे वो यहां पर क्या हो सकता है, ऑफ द टू वाला पार्ट लास्ट में हो सकता है, और चाहे तो ये लास्ट की बजाय कहां पर आ सकता है आपका, सेंटेंस के फर्स्ट में आ सकता है, या फिर आपका वाक्य के शुरू में भी हो सकता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के क्लोज या सेंटेंस के अंदर अगर आपको ऑफ द टू दिया जाता है तो उसके पहले डेफिनेटली निश्चित तौर पर यह तयशुदा बात है कि आप वहां क्या लगाएंगे, आपका दा लगाएंगे। ठीक है, अगली बात हमने क्या सीखी, अगर हमें एक सेंटेंस दिया गया और उसमें दो क्लोजेस, दो टुकड़े दिए गए, तो दोनों के पहले ही, दोनों टुकड़ों के पहले क्या आ जाएगा, दा जाएगा। भले ही दोनों साइड मोर होता है, भले ही दोनों साइड ईआर होता है, भले ही एक साइड मोर या एक साइड ईआर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस एक होना चाहिए, क्लोजेस दो होने चाहिए, और उसके अंदर आपका कंपैरेटिव डिग्री दो बार आनी चाहिए। अब अगली चीज देखते हैं इसके अंदर अपन, वो देखिए, जनरली अपने पास में कोई भी लैंग्वेज का नाम आता है, लैंग्वेज नहीं होता बल्कि लैंग्वेज होता है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपका भाषा कहते हैं। तो उस भाषा के नाम से पहले अपन लेते हैं तो वहां पर आपका आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते वो केवल किसको बताया, आपका भाषा सूचक शब्द को ही बताए। जैसे मैंने ये लिया कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो यहां पर अंग्रेजी काम किसका कर रहा है, केवल भाषा का काम कर रहा है, तो इसके पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आपके पास में कोई लैंग्वेज डिनोटिंग वर्ड है, कोई लैंग्वेज डिनोटिंग वर्ड है, यानी भाषा का इंगन करने वाला, भाषा को इंगित करने वाला शब्द है, जो वहां के लोगों की सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता, या फिर नेशनलिटी उनकी राष्ट्रीयता, या फिर उन लोगों की जानकारी देता है। अर्थात ऐसा भाषात्मक शब्द जो भाषा के बारे में नहीं बता के अपने देशवासियों की राष्ट्रीयता, उनकी नागरिकता या उनके लोगों के बारे में जानकारी वहां पर देता है। तो ऐसे स्थिति में आते आते हमें वहां पर इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अपना आर्टिकल द अप्लाई करना पड़ेगा। जबकि ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था, अब नीचे यहां पर अप्लाई हो रहा है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसी सेंटेंस को मैं मॉड्यूल करूंगा और मैं लिखता हूं इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग। इसका मतलब है अंग्रेज लोग कठोर मेहनती होते हैं। इसका मीनिंग है अंग्रेज लोग कठोर मेहनती होते हैं। अब जब यह चीज वहां पर बताई गई तो इस सेंस के अंदर आपको सोचना क्या पड़ा,
यहां पर अगला मुझे यह कहना चाह रहा है कि यह पैटर्न आपके पास आया इंग्लिश, यहां पैटर्न ऊपर आया आपके पास में इंग्लिश, दोनों आगे। अब ये इंग्लिश किसके लिए है? आपका लैंग्वेज के लिए है, भाषा के लिए। यहां जो इंग्लिश आ रहा है वो इंग्लिश पीपल के लिए है, अंग्रेज लोगों के लिए है। तो ये यहां भाषात्मक शब्द है जो उन लोगों से हमें वाकिफ करवा रहा है। तो इसके पहले क्या लगेगा? द। और इसे पहचानने का एक आसान तरीका भी है, अगर वहां पर वो भाषा की बात करेगा तो यहां एक वचन होगा, और अगर वो लोगों की बात करेगा तो यहां पर ये बहुवचन होगा। अगले सेंस में आते हैं आपका, वो समझिएगा। जनरली हमें किसी भी कंट्री, किसी भी आपका देश है, या फिर यूं कहें किसी भी नेशन, किसी भी राष्ट्र का नाम हमें लिखना पड़ता है, तो उसके नाम से पहले हमें आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वर्ड्स आपके समक्ष लिखूंगा, जैसे आप ये मान के चलिए कि आपने वहां पर टर्म दे दिया और वो टर्म आपका क्या है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगले ने आपको लिख कर दिया कि इंडिया है, या फिर आपका जर्मनी है, या फिर आपका फ्रांस है, एटसेट्रा, बहुत कुछ है। अगर ऐसा कोई नाम आया किसी भी देश का या राष्ट्र का सामान्य स्थिति में, तो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज आ गया आपका, आपने लिखा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम, या फिर यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, या फिर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात हो सकता है, या फिर अपने लिए वहां पर अलग से टर्म डालें तो जैसे वेस्ट इंडीज है, हॉलैंड्स है, नीदरलैंड्स है, इस टाइप में। अगर यहां पर आपको अप्लाई करना पड़े तो इन नामों के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। तो सिंपल किसी कंट्री या नेशन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ऐसी ग्रुपिंग हो जाती है तो उनके पहले आर्टिकल आता है। और इसमें एक चीज ये और सुन लीजिएगा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताते हैं, संगठन का नाम बताते हैं, किसी आप यूनियन का नाम बताते हैं आपका, ठीक है, तो भी उनके पहले आर्टिकल क्या लग सकता है? आपका द आर्टिकल लग सकता है। ये चीज आपको वहां पर ध्यान में रखनी है जी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके समक्ष ऐसा लिखता हूं कि आपके पास में टाइम आता है वहां पर इन चीजों को लिखने के लिए, जैसे यूएनओ हो सकता है, या फिर आपके लिए वहां पर यूनिसेफ हो सकता है, या फिर आपका पार्ट है वो यूनेस्को हो सकता है, या फिर आपके लिए वहां पर सार्क है उसे लिया जा सकता है, या फिर आपका WHO लिया जा सकता है, या फिर आपका MHRD लिया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे आपके मैंने कुछ संस्थाओं के नाम लिखे हैं। अगर इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम दिया जाता है तो वहां पर अपन क्या लगा सकते हैं? दा लगा सकते हैं, ठीक है। एक बात इसमें अपन कवर और करेंगे, देखिए जरा, अगर मैं कहता हूं कि मुझे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात बताई जाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है संगीत, ये वाद्य यंत्र माना जाता है, और उसे भी किस अर्थ में? आपका प्ले करने के अर्थ में। और प्ले का हिंदी मीनिंग होता है तो उसे बोलते हैं अपन बजाना। यहां प्ले का मतलब खेलना नहीं है, यहां प्ले का मतलब है बजाना। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? आपका दा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा आई प्ले ब्लैंक स्पेस गिटार एन आर डेली।
कि मैं रोजाना 1 घंटे गिटार बजाता हूं, तो यहां पर जो गिटार का टर्म आ रहा है, यह गिटार मेरे लिए क्या है, आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, संगीतीय वाद्य यंत्र है। और इसे किस काम लिया जा रहा, आपका बजाने के अर्थ में काम में लिया जा रहा, मतलब इसमें आर्टिकल क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पर आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर यह कहूं कि आपका जो संगीतीय वाद्य यंत्र होता है, उसे आप बजाने के अलावा किसी भी अन्य क्रिया में काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बाई मतलब खरीदने की बात हो सकती है, जिसे अदर वर्ड में आप परचेज करना कह सकते हैं, या फिर आपका सेल मतलब बेचने के लिए हो सकता है, या फिर आपका बोरो उधार लेने के लिए हो सकता है, या फिर लैंड उधार देने के लिए हो सकता है, या फिर एक्सपोर्ट निर्यात करने के लिए हो सकता है, या फिर इंपोर्ट आयात करने के लिए हो सकता है, किसी से लेने के लिए हो सकता है, या किसी को देने के लिए हो सकता है, या फिर आपस में आपका एक्सचेंज करने के लिए भी हो सकता है। मतलब बजाने के अलावा कोई भी अन्य क्रिया विधि हो सकती है, तो वहां पर अपना आर्टिकल है वो क्रॉस नहीं आएगा, दा भी नहीं आएगा, बल्कि साउंड या फिर ध्वनि के मुताबिक ए और एन आ जाएगा। जैसे मैं सिंपली इसी सेंटेंस को मोल्ड करता हूं और ऐसा लिखता हूं कि आई बॉट ब्लैंक स्पेस गिटार यस्टरडे। ये लीजिएगा कि मैंने बीते हुए कल को एक गिटार खरीदा। तो यहां जो टर्म आ रहा है उसमें गिटार क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, संगीतीय वाद्य यंत्र है। लेकिन जो क्रिया इसके साथ हो रही है वो किसकी हो रही है, आपकी वहां पर खरीदने की हो रही है, बजाने की नहीं हो रही है। मतलब ए या एन आएगा। तो गिटार में आवाज किसकी है, गे की, कै ख गै अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड है। तो बताओ यहां पर क्या ले लेगा, आपका ए ले लेगा। ये इतना सा डिफरेंस आपको यहां पर इसके अंदर देखना है। तो दोस्तों आज की अपनी जो क्लास थी वो क्लास किसकी थी, आपकी वहां पर आर्टिकल्स की। और आर्टिकल्स के अंदर अपन लेते हैं तो यहां जो टर्म आपके पास में आ रहा है वो टर्म सीधा सीधा इसके तीसरे सेक्शन का या फिर तीसरी क्लास का माना गया है। और यहां पर हमने आर्टिकल द है उसके बचे हुए हिस्से को कवर करने की कोशिश की है। तो यहां पर अपन ने आर्टिकल के 3 क्लासेस के अंदर ए भी पढ़ा, एन भी पढ़ा, दा भी पढ़ा, आर्टिकल खुद क्या है उसके बारे में जानकारी ली। तो आपको मोर देन सफिशिएंट मटेरियल मेरी तरफ से इन 3 क्लासेस में आपको दिया जा चुका है। अब मिलते हैं जल्दी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।